जीएस जियो पॉइंट द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ज्योग्राफी। अब तक हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, नेबुला, गैलेक्सीज, स्टार्स और सूर्य को देखा। अब हम लोग सोलर सिस्टम को देखते हैं। पहले रफली मैं आपको एक सोलर सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। सोलर सिस्टम मतलब सौर परिवार। इसमें क्या क्या है? सन है, उसके बाद हमारे प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कैसे हैं, यह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ एस्ट्रॉइड्स भी होंगे, मेट्रॉइड्स भी होंगे, है ना। तो इन सब, कुछ मून्स भी होंगे, इन सब पे हम लोगों की चर्चा होने वाली है। तो पहले रफली समझ लीजिए। सूर्य के बाद ये आपका एक प्लैनेट है मरकरी, बुध के बाद वीनस, शुक्र के बाद हमारी पृथ्वी अर्थ, इसके बाद मंगल मार्स, इसके बाद जुपिटर बृहस्पति, इसके बाद सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण। अब आप कहेंगे प्लूटो कहाँ गया? अभी हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, सौर मंडल। सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि सोलर सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं। सन, सूर्य, प्लैनेट्स, ग्रह, मून्स, उपग्रह, एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह, मेट्रॉइड्स, धूमकेतु, ड्वार्फ प्लैनेट, बौना ग्रह। चलिए, तो हम लोगों की जो विस्तृत चर्चा सन पे हो चुका था। सूर्य के बारे में पिछले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक विस्तृत चर्चा कर लिया था। सूर्य का स्ट्रक्चर भी देखा था, सूर्य के संदर्भ में जो भी हम लोगों को बेसिक चीज़ें देखनी थी वो देखा था। आज हम लोग प्लैनेट्स पे बात करते हैं। तो प्लैनेट्स मतलब ग्रह। प्लैनेट्स एक सिंपल स्ट्रक्चर कल की तरह। प्लैनेट्स क्या है ये देखना है। प्लैनेट्स के लिए क्या क्या परिस्थिति हैं या हम कब उनको प्लैनेट्स बोलेंगे ये देखेंगे। तो यहीं से अपन शुरू कर लेते हैं। प्लैनेट्स क्या है? जब सूर्य हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा था, जब सूर्य मतलब तारा जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा था ऐसे आकाशीय पिंड जिनके पास स्वयं की पर्याप्त ऊर्जा का स्रोत होता है उन्हें हम लोग तारा बोलते हैं। ग्रह के संदर्भ में हम लोगों को समझना है कि ऐसे आकाशीय प्राकृतिक पिंड, ऐसे प्राकृतिक पिंड जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पर्याप्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि इनके पास पर्याप्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। दूसरी चीज़, दूसरी कंडीशन, ये ऊर्जा के लिए किसी पर्टिकुलर तारे पर निर्भर होते हैं। तारे पर निर्भर होते हैं। जैसे इन ग्रहों की हम लोग बात करेंगे, ये सारे के सारे ग्रह ऊर्जा के लिए किस पर? एक तारा सूर्य पर निर्भर है। और इसके लिए, इस तारे पर निर्भर, और इसके लिए ये तारे की एक निश्चित कक्षा में
कक्षा में परिक्रमा करेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन 2008 तक थी। तब तक जब तक ये डेफिनेशन थी, यहीं तक ये 3 कंडीशंस थी, तब तक जो ग्रहों की संख्या होती थी, ग्रहों की संख्या ये 9 होती थी। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, होती थी, मतलब हम लोग AIU इसको जो ग्रहों की संख्या कितनी 9 मानते थे। लेकिन इसमें एक नई कंडीशन ऐड कर दी गई, एक नई शर्त कह सकते हैं, नई शर्त, नई कंडीशन ऐड कर दी गई। उस कंडीशन को पहले हम लोग समझ लेते हैं। उस कंडीशन के बाद जो प्लूटो है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से, पूर्ण ग्रह की श्रेणी से अलग कर दिया गया। वो नई कंडीशन क्या था कि ये 3 तो है ही, प्राकृतिक पिंड जिसके पास पर्याप्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ऊर्जा के लिए तारे पर निर्भर, ये है, तारे की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करेगा, प्लूटो भी परिक्रमा करता है। लेकिन वो जो नई कंडीशन थी, उस कंडीशन को हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से समझ लें तो आसान हो जाएगा। सपोज ये सूर्य है, सूर्य, जो बाकी के ग्रह हैं थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बुध के बाद शुक्र की परिक्रमा, ये शुक्र का परिक्रमण पथ है। मान लेते हैं ये पृथ्वी का परिक्रमण पथ है। इसी तरह से मान लेते हैं ये मंगल का परिक्रमण पथ है। मंगल के बाद ये बृहस्पति का परिक्रमण पथ होगा। बृहस्पति के बाद ये शनि का परिक्रमण पथ होगा। शनि के बाद ये अरुण का परिक्रमण पथ होगा। अरुण के बाद ये वरुण का परिक्रमण पथ होगा। और जो प्लूटो है, प्लूटो का जो परिक्रमण पथ था वो कुछ इस तरह से है। ये इस तरह से जाएगा और ये वरुण की कक्षा को काटा और फिर वरुण की कक्षा को काटकर ये इस तरह से। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्लूटो की जो परिक्रमण पथ है, जो परिक्रमा कर रहा है, वो एक जगह तो यहाँ पे वरुण की कक्षा को काट रहा है और यहाँ पे वापस से वरुण की कक्षा को काट रहा है। इसका मतलब प्लूटो का जो परिक्रमण पथ है वो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमण पथ को ओवरलैप करता है 2 बार में। इसलिए प्लूटो को पूर्ण ग्रह की संज्ञा से बाहर कर दिया गया है और अब इसे बौना ग्रह के तौर पे कंसीडर किया जाता है। और प्लूटो के अतिरिक्त ये जो बाकी के ग्रह हैं इनको पूर्ण ग्रह के तौर पर कंसीडर किया जाता है। मतलब पहले जब ग्रहों की संख्या 9 होती थी उस समय ये 3 शर्त थी। चौथी शर्त 2008 में जब इसको अगस्त 2008 में जब इस एक नई कंडीशंस को इसके साथ इन्वॉल्व किया गया, वो ये था कि हम ग्रह उसी को मानेंगे जिसका, यानी ग्रह होने के लिए एक नई कंडीशन क्या होगी कि उसका स्वतंत्र परिक्रमण पथ भी होना चाहिए। किसी दूसरे के जो परिक्रमण पथ है उसको ओवरलैप नहीं करे। ठीक है, अब इस पर क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? इस पर आपको सीधे सीधे कहा जाएगा प्रारंभ में या पूर्व में 9 ग्रह होते थे, वर्तमान में 8 ग्रह हैं। ये कथन हो जाएगा। इसके बाद इसका जो कारण दिया जाएगा वो ये कि प्लूटो वरुण की कक्षा को काटता है, इसलिए प्लूटो अब वर्तमान में बौना ग्रह के तौर पर कंसीडर किया जाता है। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट भी ठीक है और उसका जो रीज़न है वो भी ठीक है। कथन कारण के संदर्भ में इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक तो हम लोगों को यहाँ पे क्या, ग्रह होने के लिए एक डेफिनेशन के तौर पे हम लोगों को समझना है कि ग्रह क्या है। वापस से इसको एक बार हल्का सा समझ लेते हैं। ग्रह या ग्रह की परिभाषा या ग्रह क्या होगा, तो आप कह दोगे सिंपल, ऐसे आकाशीय पिंड जिनके पास पर्याप्त ऊर्जा का स्रोत तो नहीं है, वो ऊर्जा के लिए किसी तारे पर निर्भर भी हैं और उस ऊर्जा के लिए एक निश्चित कक्षा में उस तारे की परिक्रमा भी कर रहे हैं, लेकिन
उनका परिक्रमण पथ स्वतंत्र होना चाहिए, किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमण पथ को न काटता हो, तभी हम उसे पूर्ण ग्रह मानेंगे। और इस प्रकार वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। प्लूटो, वर्तमान में प्लूटो पूर्ण ग्रह नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखना है, 8 है और प्लूटो जो है वो पूर्ण ग्रह नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया ग्रह क्या है। अब हम लोग इन ग्रहों को आपस में थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। कुछ इसमें कॉमन चीज़ देखनी है हम लोगों को। जरा देखते हैं। सपोज ये आपका सन है, हम लोग यहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और इसके बाद प्लूटो है, लेकिन चूंकि वो पूर्ण ग्रह नहीं है इसलिए अभी हम उसको यहाँ पे मार्क नहीं कर रहे। मैंने 2 कलर का इस्तेमाल किया है ये समझाने के लिए कि ये जो ग्रह है ये, इनको हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और ये जो ग्रह है 4, ये चारों बाह्य ग्रह के तौर पर देखे जाते हैं। बाह्य ग्रह, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, और इनको, इनके बीच में यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से टुकड़े एक निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये एस्ट्रॉइड्स हैं, क्षुद्र ग्रह। ये क्या है आपके? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स। प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है? एस्ट्रॉइड्स किन 2 ग्रहों के बीच में रहते हैं? तो आप कहोगे एस्ट्रॉइड्स मंगल और बृहस्पति के बीच में ही आपको एस्ट्रॉइड्स देखने को मिले। देखिए एस्ट्रॉइड्स क्षुद्र ग्रह, जब इसको नाम ही क्षुद्र ग्रह दे दिया है तो इसको भी हल्का सा समझ लो। जो ग्रहों की कंडीशंस रखी गई थी, क्या क्या थी? पहली कंडीशन, वो प्राकृतिक पिंड होना चाहिए, क्षुद्र ग्रह प्राकृतिक पिंड है। दूसरा, उनके पास पर्याप्त ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, इनके पास भी पर्याप्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तीसरा, ऊर्जा के लिए किसी तारे पर निर्भर होते हैं और एक निश्चित कक्षा में उनकी परिक्रमा करते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा हमेशा मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में रहते हुए करते हैं, ना ये मंगल की कक्षा को काटते हैं ना ये बृहस्पति की कक्षा को काटते हैं। तो इस हिसाब से ये तो ग्रह के सारे गुण पूरे कर रहा है। लेकिन चूंकि ये एक इंडिविजुअल, एक पार्ट नहीं है, ये कई छोटी छोटी चट्टानें हैं जो आपस में पास में रहती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, लेकिन ये एक नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड्स। ध्यान रखने वाली बात क्या है? हमेशा ये मंगल और बृहस्पति के बीच में रहकर, मार्स और जुपिटर के बीच में रहकर सूर्य की एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। ये हो गया आपका क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह आंतरिक और बाह्य ग्रह के बीच में एक सीमा का काम भी करते हैं। क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच में जो 4 ग्रह हैं, ये आपके कौन से हैं? आंतरिक ग्रह। और क्षुद्र ग्रह और प्लूटो के बीच में या क्षुद्र ग्रह के बाहर के जो ग्रह हैं उनको हम लोग सामान्यतः क्या कहेंगे? बाह्य ग्रह। यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हम लोगों को पहले देख लेना है, उसके बाद फिर हम लोग एक एक ग्रह को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं आकार। ग्रहों का आकार के तौर पे हम लोग इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग बृहस्पति से प्रारंभ करते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अभी बहुत आसानी से आपको याद करा देंगे इसको। आकार पे भी प्रश्न आ सकता है। आकार पे क्या आपको 4 ग्रह दे दिया जाएगा कि आकार के आधार पे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में आपको ग्रहों को जो आपके सामने विकल्प दिए जाएंगे उनको आपको चूज करना होगा। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। बस आप यहाँ से गिनती देखिए, 1 2 3 4, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सेकंड नंबर का ग्रह शनि,
3rd नंबर का ग्रह अरुण, 4th नंबर का ग्रह वरुण। मतलब आपने बृहस्पति से यात्रा प्रारंभ की, वरुण तक आप पहुंच गए। अब ये बाह्य ग्रह तो पूरा हो गया, अब आंतरिक ग्रहों में जब आप आओ तो बस आप ये समझो कि ये 4 के बाद, जैसे आप कहीं बाहर कहीं घूमने गए, तो जब घूम के आएंगे अपने शहर में तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने घर जाएंगे। तो बस 4 के बाद 5वां पृथ्वी के नीचे लिख दो 5वां, यानी उन 4 ग्रहों के बाद ये सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा आपका, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद सपोज आप अपने घर पे आ गए। अब घर पे जब इतने दिनों की यात्रा, इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं आप, जब आप अपने शहर में वापस आ गए, अपने घर पे आए, इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, मौसी के घर जाएंगे, सिंपल। तो शुक्र पृथ्वी की जुड़वां बहन के तौर पे कंसीडर की जाती है। तो 6वां नंबर आप कहाँ लिख दोगे, शुक्र के नीचे। ये क्रम के तौर पे, आकृति आकार के क्रम के तौर पे हम लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अंतरिक्ष में आपने सौरमंडल में यात्रा करना प्रारंभ किया। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, आपको पता है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि, अरुण, वरुण। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं आपको, परीक्षा में अगर ये आ जाता है 1 2 3 4। अब जब ये बाह्य ग्रह आपने पूरे घूम लिए, जब वापस से आंतरिक ग्रहों में आओगे तो सबसे पहले इन 4 में कहाँ जाओगे, बट ऑब्वियस है, जैसे आप कहीं बाहर विजिट पे गए, ट्रिप पे गए, ट्रिप से जब आप वापस आओगे तो कहाँ जाते हो, सबसे पहले अपने घर पे ही जाओगे। तो पृथ्वी हमारा घर है, हम लोग पृथ्वी पे आए। इसके बाद कहाँ पहुँच गए हम, मौसी के घर पे। और हमेशा ये भी ध्यान रखना है आपको कि बुध जो है ये तो सबसे छोटा है। अब आपके पास क्या बचा, मंगल, और 1 नंबर मिसिंग है, कौन सा, 7। तो बस ये हो गया। अगर आपने इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लिया तो अब आपसे ये असेंडिंग डिसेंडिंग में जैसे भी आ जाएगा आप इसे आसानी से कर पाओगे। मतलब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, सिंपल तौर पे कोई से भी 4 इसमें ग्रह दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनमें से घटता हुआ, आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम क्या है। ठीक है, सिंपल सा है, लेकिन अगर टेक्स्ट से आप दिमाग पे बिठाओगे तो ये प्रश्न आपसे आसानी से हो जाएगा। एक तो हम लोगों को आकार के संदर्भ में देखना था, दूसरा हम लोगों को यहाँ पे एक और देखना है, जो इसका घूर्णन है, घूर्णन के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है 2। इस साइड से सेकंड मतलब शुक्र, ठीक है ना, इस साइड से सेकंड, इसको अपन ने मार्क कर लिया। और इस साइड से सेकंड 2 नंबर, और इस साइड से भी सेकंड मतलब 2 नंबर। ये दोनों तो आपके क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज, और बाकी के जो ग्रह हैं ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब आपको सारे के सारे ग्रह याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ वो 2 याद रख लो जो विपरीत दिशा में, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमते हैं क्लॉकवाइज। तो कौन सा, शुक्र और अरुण, ये घूर्णन क्लॉकवाइज करते हैं, और बाकी के ग्रह पृथ्वी के समान या पृथ्वी की तरह एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं। तो इनको भी थोड़ा सा, एक तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरा क्या, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं इनके पास, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ना बुध के पास ना ही शुक्र के पास। इसके बाद पृथ्वी से उपग्रह प्रारंभ होते हैं। पृथ्वी का अपना 1 उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के उपग्रहों पे हम लोगों की चर्चा अभी हम लोग जब इंडिविजुअल देखेंगे तब चर्चा करेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के उपग्रहों पे। लेकिन उपग्रह इन सब के हैं। तो कुल मिला के अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कौन से 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास या जिनके स्वयं के कोई उपग्रह नहीं है, तो आप क्या कहोगे, बुध और शुक्र, इनका स्वयं का कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद इनके उपनाम पे भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग उपनाम पे भी देख लेते हैं। बुध को वाणिज्य और निपुणता का ग्रह भी कहा जाता है, वाणिज्य और निपुणता, ये पूछे गए प्रश्न है, पूछे जाते हैं। बुध को वाणिज्य और निपुणता का ग्रह कहा जाता है या देवता कहा जाता है। शुक्र को सुंदरता की देवी भी कहा जाता है, सुंदरता की देवी, ठीक है ना। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से,
पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाएगा तो आपको विकल्प में क्या देना होगा, शुक्र। लेकिन अगर पृथ्वी सदृश ग्रह पूछा जाएगा, लाइक एज अर्थ, पृथ्वी सदृश ग्रह, तो आपको जवाब क्या देना होगा, मंगल। यानी पृथ्वी सदृश्य ग्रह, क्या डिफरेंस होगा ये अभी हम लोग चर्चा करते हैं, या चलिए अभी चर्चा कर लेते हैं। जुड़वा बहन मतलब आकृति के आधार पे, मतलब शुक्र का जो व्यास है और पृथ्वी के व्यास में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग थोड़ा सा ही शुक्र छोटा है ना। लेकिन मंगल ग्रह जैसे पृथ्वी में अक्षीय झुकाव है ना 23.5 डिग्री, इसी तरह मंगल पे भी अक्षीय झुकाव है, यानी क्लाइमेटिकल कंडीशंस या सीजन्स जो चेंज होने की परिस्थितियां हैं वो पृथ्वी के बाद किस ग्रह पर हैं, मंगल पे। तो मंगल पर अक्षीय झुकाव के कारण, पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव के कारण मंगल को पृथ्वी सदृश ग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी की आकृति के समानता रखने के कारण, यानी पृथ्वी की जो पृथ्वी का व्यास है, पृथ्वी का शेप है, आकार है, उससे समानता रखने के कारण इसको क्या, पृथ्वी की जुड़वा बहन के तौर पे कंसीडर किया। तो दोनों जरा ध्यान रखना है, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, मंगल पृथ्वी सदृश ग्रह। चलिए आगे हम लोग इसमें और देखते हैं। भोर और सांझ का तारा भी इसको बोला जाता है, शुक्र को हम लोग भोर और सांझ का तारा, मॉर्निंग इवनिंग स्टार, भोर सांझ का तारा, मॉर्निंग इवनिंग स्टार। अब देखिए मॉर्निंग इवनिंग स्टार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकता है। अब चमकता क्यों है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, 427 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है। अब इसमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों है, इसकी सतह पर या इसके वायुमंडल में इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत अधिक है, 95% से के आसपास इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। अब इसको आप ऐसे भी थोड़ा सा देख लीजिए, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की या पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, 0.038 से 0.042%, मतलब 0.038 मतलब 1% से भी काफ़ी कम। उसके बावजूद भी थोड़ी सी भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, वैश्विक तापन। अब यहाँ पे 90% 95% के आसपास तो इस पे ग्रीन हाउस गैसेज ही हैं। तो सोचिए सूर्य से जो प्रकाश आता होगा, सूर्य से जो सूर्यताप आता होगा, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर कितना ज़्यादा क्रिएट कर लेता है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, बुध, लेकिन फिर भी बुध सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा होगा, शुक्र। मतलब अगर आपसे कुछ इस तरह से भी पूछा जाए सौर मंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, शुक्र। सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह शुक्र, ठीक है, सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह शुक्र। लेकिन अगर प्रश्न पूछ लिया है सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, जिसमें तापांतर का भी मतलब समझ लिए, टेम्परेचर का डिफरेंस का मतलब दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर, तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब क्या दोगे, बुध। इसको जरा थोड़ा सा टेक्निकली समझिए फिर से एक बार, बुध सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस वाला प्लेनेट है, शुक्र सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला प्लेनेट है। इसका मतलब कि ये जो टेम्परेचर और टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसके वजह ये सूर्य की दूरी प्रमुख कारण नहीं है, सेकेंडरी कारण है। प्राइमरी जो कारण है वो उस ग्रह पर या उस ग्रह का जो वायुमंडल है वो उसका प्राथमिक कारण है। अब ये कैसे काम करेगा, क्या रहेगा, इस पर हम लोगों की चर्चा आगे होगी। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बुध वाणिज्य और निपुणता का ग्रह, शुक्र सुंदरता की देवी, पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर और सांझ का तारा। पृथ्वी के संदर्भ में तो हम लोग बहुत कुछ आगे पढ़ेंगे, तो इसको यहाँ पे अभी हल्का सा लैप्स करते हैं। मंगल पृथ्वी सदृश ग्रह, और इसे युद्ध का देवता भी कह देते हैं। अब याद कैसे रहेगा, मंगल हनुमान जी का दिन, कभी आप किसी की पिटाई विटाई लगाने होते हैं तो क्या कह देते हैं, जय बजरंगबली, और पीट देते हैं उसको, है ना। ऐसा करना नहीं है, मैं बस आपको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। युद्ध का देवता मंगल। इसके बाद बृहस्पति, ये देवताओं का ग्रह है। थोड़े से हम लोग उपनाम पे चर्चा कर रहे हैं, देवताओं का ग्रह। शनि, शनि को कृषि का देवता कहा जाता है ना, शनि को कृषि का देवता कहा जाता है, ठीक है ना, शनि को कृषि का देवता कहा जाता है। अरुण को स्वर्ग का देवता कहा जाएगा, जो स्वर्ग का देवता। वरुण को
समुद्र का देवता, वनडे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है ये। यूजीसी नेट और यूपीएससी में तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन वनडे एग्जाम को भी थोड़ा सा यहाँ पे कवर करते चलें साथ में। समुद्र का देवता, और जो हमारे एक भाई साहब रह गए हैं प्लूटो, जिनका हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको हम लोगों ने अभी फ़िलहाल ग्रहों के संज्ञा से बाहर कर रखा है। मृत्यु का देवता आपके प्लूटो को कहा जाता है, लेकिन वो पूर्ण ग्रह नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं करें। थोड़ा सा कलर्स पे भी हम लोग देख लेते हैं। बुध बहुत ज़्यादा चमकीला ग्रह है, ठीक है ना, क्योंकि एक तो आकार में भी बहुत छोटा है, सूर्य के पास है। शुक्र का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा चमकीला है। पृथ्वी पर पानी की मात्रा लगभग आप समझ ही रहे हैं, लगभग 70% इसके सरफेस पे वाटर है। तो स्कैटिंग की वजह से अंतरिक्ष से जब इसको देखते हैं तो ये येलोइश दिखती है, वो सॉरी ब्लूइश दिखती है, नीले रंग की दिखती है। स्कैटिंग यानी जो आपका पानी से की सतह से जो परावर्तन और प्रकीर्णन होता है, इसकी वजह से पृथ्वी कैसी ब्लू, अंतरिक्ष से ये इसका कलर कैसा दिखेगा, नीला कलर। मंगल कुछ कुछ रेडिश दिखता है। मंगल की सतह पर जो चट्टानें हैं उसमें फेरस के ऑक्साइड्स हैं, इसलिए ये रेडिश कलर का दिखता है। बृहस्पति येलोइश दिखता है, पीले रंग का दिखता है। शनि कुछ ब्लैकिश दिखता है, और इसके ऊपर थोड़े से रिंग्स आपको दिखेंगे। आप जब भी कहीं मानचित्र में या फिर किसी बुक में शनि के देखते होंगे शनि ग्रह, तो कुछ उसमें छल्ले भी रहते हैं। तो इनका क्या कहानी है उसे हम लोग थोड़ा सा भी समझेंगे। अरुण ये हल्का सा ग्रीनिश या मतलब ग्रीनिश टाइप का ही होता है। मीथेन इस पर बहुत अधिक है, तो मीथेन का कलर ग्रीनिश होता है, तो हल्का हल्का सा सी ग्रीन टाइप का इनका कलर होता है। वरुण का भी कुछ इस तरह से रहता है। तो ये हल्का सा कलर के हिसाब से आपने इसको पहचानने की कोशिश की। तो ये हम लोगों का ग्रहों के संदर्भ में एक सामान्य तौर पर एक कंपैरिजन था। अब हम लोग इंडिविजुअल एक एक ग्रह को देखते हैं। तो ये तो हम लोगों ने एक हल्का सा कंपैरिजन देख लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिविजुअल एक एक ग्रह को, बुध को सेपरेटली, शुक्र को सेपरेटली, कुछ इसमें हम लोगों को देखना होगा। इनके हम लोग कुछ घनत्व पे भी चर्चा कर लेंगे। इनका जो परिक्रमण काल और दिन और रात इसमें कितना कितना रहता है, सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है, तो एक कंपैरिजन हम लोग वहाँ भी कर लेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।